हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल महत्वपूर्ण जो टॉपिक है इतिहास का, जो हर एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, किसी स्टेट का एग्जाम हो, हर इतिहास में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो है महत्वपूर्ण युद्ध और संधियाँ। जी हाँ, आज की क्लास में महत्वपूर्ण युद्ध और संधियों के बारे में हम लोग पूर्ण तरीके से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, तराइन का युद्ध, और उनमें कौन कौन से शासक और अंग्रेजों की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया था, किसकी जीत हुई थी, कौन सी युद्ध नीति अपनाई गई थी, इन संधियों का क्या प्रभाव पड़ा, मतलब तमाम सारी क्वेश्चन जो कि एग्जाम में देखने को मिलता है उन सभी को कवर किया जाएगा। ये क्लास एकदम सुपर 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 होने वाली है, तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, और हो सके तो पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। और सुनिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जो दबाइएगा, और तैयारी पूरे मन से करिएगा और मेहनत करना मत छोड़िएगा, क्योंकि सक्सेस, मैं बता दूं आपको कि सक्सेस की एक बिल्कुल खास बात है कि मेहनत करने वालों पर जान लुटाती है। जी हाँ, मेहनत करने वाले पर सफलता फिदा हो जाती है। तो मेहनत करना मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि अगर आपने मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत पक्की है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, और क्लास शुरू करने से पहले इसको ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि ये परिवार ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और सभी इतना तैयारी कर सकें। तो सबसे पहला युद्ध रहेगा आपका तराइन का युद्ध। जी हाँ, तराइन का युद्ध। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि हम कैसे याद रखेंगे किनके किनके बीच में हुआ। देखिए, चुटकियों में याद हो जाएगा। तराइन के युद्ध मतलब तारा पृथ्वी से गोरी दिखाई देती है, ये ट्रिक है। तारा पृथ्वी से गोरी दिखाई देती है। अब बताइए कि तारा पृथ्वी से गोरी दिखाई देती है। अब इसमें तारा का मतलब हो जाएगा तराइन, ठीक है, और पृथ्वी का मतलब हो जाएगा पृथ्वीराज। बिल्कुल आसानी से, तारा का मतलब तराइन और पृथ्वी का मतलब पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो अब जब जानते ही होंगे, और उसकी एक मूवी भी आ चुकी है। और गौरी का मतलब मोहम्मद गौरी, ठीक है। इस तरह से आप याद कर लेंगे कि तराइन का युद्ध किसके बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पृथ्वीराज चौहान 1165 से 1192 तक, कब तक? पृथ्वीराज चौहान 1165 से 1192 तक अजमेर और दिल्ली में शासन किया था। अजमेर और दिल्ली में क्या किया? शासन किया। और 1192 के साथ कौन दिल्ली पे शासन किया? तो वो है मोहम्मद गौरी। अब मैं बताना चाहूंगा कि तराइन के कितने युद्ध हुए थे। जी हाँ, तराइन के 2 युद्ध हुए थे। 2 पता है आपको? नहीं। चलिए, आज के बाद आपको हमेशा याद रहेगा। पहला युद्ध में क्या हुआ था? तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था आपका 1191 में। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच में? आपको पता ही है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, ठीक है। और इसमें जीत किसकी हुई थी? तो हमारे पृथ्वीराज चौहान की इसमें बिल्कुल धांसू वाला जीत हुआ था, और मोहम्मद गौरी को हार स्वीकार करना पड़ा था। लेकिन जस्ट एक साल बाद द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, जिसमें कुछ धोखेबाजों की वजह से पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा, और इसमें पृथ्वीराज चौहान जी का हार हुआ। और कौन जीता? मोहम्मद गौरी की जीत हुई, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चला कि मोहम्मद गौरी जो है 1192 के बाद से दिल्ली पे राज्य करना शुरू किया। और मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा आपको कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, जानते हैं मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? 1206 में। 1206 में मृत्यु के बाद इसी का एक गुलाम जो कि इसके जगह पे शासन करना स्टार्ट किया दिल्ली पे, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था। और यहीं से
गुलाम वंश की स्थापना शुरू हो जाती है और दिल्ली पे गुलाम वंश के साथ पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि एक गुलाम था इसकी वजह से पड़ा। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा कि कुतुब मीनार की जो स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया और इसे पूरा कौन किया? इल्तुतमिश ने। किसने? तो गुलाम वंश में 3 और ऐसे शासक हुए थे, इल्तुतमिश, बलबन और एकमात्र महिला सुल्तान, इसका नाम है रजिया सुल्तान। क्या नाम है? रजिया सुल्तान। एक महिला सुल्तान है, ये क्वेश्चन पूछता है बार बार। और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा किया था। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। और एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा 1194 में बनाया था। किसके कहने पे? मोहम्मद गौरी के कहने पर। और 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो कि कहा जाता है कि 2.5 दिन में ही तैयार हो गया, इसलिए इसका 2.5 दिन नाम पड़ा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वहाँ पे एक संस्कृत विद्यालय था। क्या था? एक संस्कृत विद्यालय। ये विवादित जगह है, विद्यालय था, विद्यापीठ, जिसका नाम है सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ। नोट कर लीजिए, सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ। यहाँ पे संस्कृत के नए नए संस्करण पढ़ाए जाते थे और इसको बदलकर 2.5 दिन का झोपड़ा मोहम्मद गौरी के आदेश पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि इसका गुलाम था मोहम्मद गौरी का, 1194 में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। और जो कहाँ पे है? अजमेर राजस्थान में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा है आपका अजमेर में। कहाँ? अजमेर राजस्थान में है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको कवर कराया, और अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा होगा तो मैं उसे पूरा कराऊंगा। तो यहाँ तक आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको अब बताना चाहूंगा कि गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था, नोट करिए, गुलाम वंश का जो गुलाम वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? कैकुबाद। अंतिम शासक कौन था? कैकुबाद, जिसे जो है किसने मारा था? जलालुद्दीन फिरोज ने मारा था। किसने? जलालुद्दीन ने इसकी हत्या की थी। जलालुद्दीन फिरोज। कौन? जलालुद्दीन फिरोज ने इसकी हत्या की थी। ठीक है, अब मैं अगला युद्ध के बारे में बात करने जाऊंगा कि जो अगला युद्ध है वो पानीपत का युद्ध है। कौन सा युद्ध? पानीपत का युद्ध। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर दूं, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और हाँ, मेरी क्लास में सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट ही आइए, जिनको अपने माता पिता का सपना पूरा करना है वही इस क्लास में टिके, अन्यथा हमें किसी की जरूरत नहीं है। जो पढ़ने वाला होगा वही पढ़े और उसको सिलेक्शन मिलेगा, 100% मिलेगा। और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट आपका युद्ध रहेगा पानीपत का युद्ध। और मैं आपको बता दूं पानीपत में कितने युद्ध थे? 3 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध। और पहला युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध था आपका 1526। 1526 नोट कर लीजिएगा। पानीपत का पहला युद्ध 1526। पानीपत का जो पहला युद्ध था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। और मुगल साम्राज्य का नींव रखने वाला जो बाबर है उसके बीच में और इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि लोदी वंश का स्थापक कौन था? तो उसके स्थापक था बहलोल लोदी। नोट कर लीजिएगा कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। और जब पानीपत का युद्ध हुआ था बहलोल लोदी ने सैयद वंश के शासक को, अंतिम शासक को मार करके लोदी वंश की स्थापना की थी। और जो अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था।
सही हो गया, कंफर्म हो गया, नोट कर लिया। नेक्स्ट है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था और जिसमें बाबर ने मुगल वंश का, मुगल शासक की नींव रखी और इसमें बाबर की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत हुई। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला युद्ध आता है सेकेंड युद्ध पानीपत का, वो है आपका कब होता है? 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में। अब आपको से क्वेश्चन बनेगा कि ये पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो बैरम खां और हेमू। जी हाँ, बैरम खां जो है वो मुगल शासक की तरफ से और हेमू जो है इनके बीच में युद्ध हुआ था। बैरम खां जो है अकबर का अंगरक्षक था। क्यों? क्योंकि अकबर की जो है कम उम्र में ही क्या कर दिया गया था? राज्याभिषेक कर दिया गया था। तो युद्ध की जो है स्टार्टिंग युद्ध बैरम खां के नेतृत्व में लड़ी जाती थी। ठीक है, तो इसमें बैरम खां की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? बैरम खां की जीत हुई। नेक्स्ट आपका युद्ध आता है जो कि लास्ट पानीपत का युद्ध है, जो तृतीय युद्ध है, वो है आपका 1761 में। 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ जिसमें अपने वीर मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। किसके बीच में? वीर मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और धोखेबाज युद्ध नीति, जिसे गोरिल्ला युद्ध नीति कहते हैं, धोखेबाज युद्ध नीति मराठाओं और किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली, जिसमें धोखेबाज वाली युद्ध नीति अपनाई गई थी, जिसे कहते हैं गोरिल्ला युद्ध नीति। क्वेश्चन बनेगा कि गोरिल्ला युद्ध नीति किस में अपनाई गई थी? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई गई थी। ठीक है, तो इसमें जो है मराठाओं की हार हुई थी धोखे की वजह से। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, कौन कौन शासक थे, और इनसे जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो भी मैंने आपको बता दिया। और मैं आपको बता दूं कि बाबर ने ही पहली बार तोपों का इस्तेमाल शुरू किया था। उससे पहले युद्ध नीति में तोपों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और अब मैं आपको बता दूं पानीपत के तृतीय युद्ध से पहले एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। क्या है? प्लासी का युद्ध, जो कि पानीपत के तृतीय युद्ध से पहले ही हुआ था। वो कब हुआ था? 1757 के ईस्वी में, 23 जून। अगर आपको डेट नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन सन आप जरूर याद रखिए कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है। तो अंग्रेजों की तरफ से, अंग्रेजों की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी तरफ से लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में यह युद्ध हुआ था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्वेश्चन बनेगा कि किस नदी के किनारे बना हुआ था। तो भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक गांव में दोनों की सेनाएं आमने सामने आई थी और वहीं पे युद्ध हुआ था। इसलिए इस युद्ध का नाम पानीपत का युद्ध रखा गया और ये 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से आपको याद रखना है कि किसके बीच में, तो जो है रॉबर्ट क्लाइव था, वो जो किसकी तरफ से था? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। ध्यान रखिए, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से युद्ध हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी तरफ से, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बंगाल के नवाब उस समय कौन थे? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी और लॉर्ड क्लाइव, जो रॉबर्ट क्लाइव है, ईस्ट इंडिया की जीत हुई थी। और किस नदी किनारे आपको मैंने बता रखा था कि नदी कौन सी है? भागीरथी नदी। और गांव कौन सा था? प्लासी का, जो प्लासी नामक गांव था, वहीं पे दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ था। इस तरह से आप नोट कर लीजिएगा, अपना एक नोट्स अच्छा बनाइएगा और उसको अच्छे तरीके से कंठस्थ करिएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्लासी की युद्ध के बाद एक युद्ध हुआ जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। किसका युद्ध? बक्सर का युद्ध, जिसमें मैं बता देना चाहूँगा आपको कि यहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, आपको बताना चाहूँगा मैं कि बक्सर के युद्ध के बारे में जो क्वेश्चन बनेगा
वो ये बनेगा कि किसके किसके बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था। आपने नोट कर लिया प्लासी का युद्ध, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो लापरवाही कर रहा है वो परीक्षा में बैठ के इस क्लास के बारे में याद करेगा, पछताएगा। इसलिए इसको हल्के में न लेके इसको याद कर लीजिए हमेशा के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम देना वहां पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला है आपका बक्सर का युद्ध। कौन सा है? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो नोट कर लीजिएगा कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर के युद्ध ही बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन बनने का स्रोत है। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन बनेंगे। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कौन सी थी? अंग्रेजों की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी, नोट करिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी तरफ से कौन लड़ रहा था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो है वो नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजों की सैनिकों का, ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों का। और जो विपक्ष था उसमें कौन कौन थे? तो विपक्ष जो थे उसमें 3 लोग थे। कौन? मुगल के जो शासक थे, मुगल के शासक कौन कौन थे? जो है वो है, क्या बोलते हैं, शाह आलम। मुगल के शासक शाह आलम द्वितीय। और अवध के नवाब कौन है? शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला, ऐसे ऐसे नाम भी होते हैं इन लोगों के। तो शुजा-उद-दौला थे। और तीसरा कौन था? तीसरा बंगाल के नवाब। तीसरा कौन था? बंगाल का नवाब था मीर कासिम। बंगाल के नवाब, अगला नवाब कौन बना था बंगाल का? मीर कासिम। ये तीनों लोग एक तरफ, और अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था वो एक तरफ। तीनों के बीच में युद्ध, लगातार युद्ध हुआ था। और इसका नतीजा ये आया कि यहाँ पे अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जीत हुई, अंग्रेजों की जीत हुई। और इसी जीत के बाद, जस्ट बाद, रॉबर्ट क्लाइव ने तत्कालिक रूप से इलाहाबाद की संधि की। नोट कर लीजिएगा, इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव जो है उसने, नोट करिए, रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहले किससे साइन करवाया? तो वो करवाया अवध के नवाब जो थे शुजा-उद-दौला। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। शुजा-उद-दौला के बीच में हस्ताक्षर हुआ था। संधि पे क्या हुआ था? हस्ताक्षर हुआ। फिर उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने किसके बीच में? मुगल के शासक शाह आलम के बीच में भी संधि हुई, हस्ताक्षर हुआ, जिसे दोनों को इलाहाबाद की संधि बोलते हैं। अगला किसके साथ हुआ था? जो मुगल के जो शासक था, मुगल का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो है, इनके बीच में इलाहाबाद की संधि। और मीर कासिम फरार हो चुका था। ठीक है, बंगाल को छोड़ के वो फरार हो चुका था। तो इन सभी के बीच में संधि हुई। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यही संधि है जिससे अंग्रेजों को भारत के राजनीतिक संवैधानिक अधिकारों में क्या बोलते हैं, टांग अड़ाने की, हस्तक्षेप करने की अधिकार मिल गया था। और यही वजह है कि ब्रिटिश शासन की नींव यहीं से पड़ी है। ब्रिटिश शासन की जो नींव है वो यहीं से पड़ी है। यही वजह थी इलाहाबाद की संधि, जिस दबाव में रॉबर्ट क्लाइव ने इन सभी से हस्ताक्षर करवाया था। तो इस तरह से मैंने आपको जो जो चीज़ें बताने की कोशिश किया है, युद्ध और संधि से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, उन सभी को कवर किया है। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसा लगा यह क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो माय डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। इस तरह की तमाम बेहतरीन क्लासेस
आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए ऐसे ऐसे चुनिंदा क्लासेस लिए जाते हैं, तो इसके लिए नोटिफिकेशन आपको ऑन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अपनी मेहनत जारी रखिए और सफलता एक न एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। खुश रहिए। जय हिंद।